बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आपके सामने मैं अब तक की तमाम बड़ी ख़बरें फ़ौरन स्टार्ट कर रहा हूं। ये ख़बर आप सबसे पहले लीजिए और देखिए स्क्रीन के ऊपर कि ईरानी फ़िज़ा में एक बहुत बड़ी जैली फ़िश ने हमला किया था। अमरीकी F-15 के पायलट का हैरान कुन इंकशाफ, यानी कि आपको मालूम है कि 2 पायलट्स जो हैं वो इस F-16 जहाज़ में थे और ये लोग क्रॉस करके आ गए थे ईरान के अंदर और उसके बाद ये जहाज़ गिर गया था ईरान के अंदर। ये दोनों पायलट जो है उसमें से निकल आए थे, लेकिन वो घिरे ईरान में ही थे। उसके बाद जहाज़ों की एक लाइन लगी हुई थी जो उस इलाके के ऊपर जो पहाड़ी सिलसिला है वहाँ पर वो आए। एक पायलट जो है वो तकरीबन 5 घंटे में रेस्क्यू हुआ और दूसरा पायलट जो है वो तकरीबन 48 आवर्स में रेस्क्यू हुआ था, जो कि पहाड़ों में चला गया था और किसी को भी उसके बारे में इल्म नहीं था। ये वही जगह है कि जहाँ पर नॉर्मली ईरान के जो आर्मी है या जो भी है मामलात, वहाँ पर वो एग्जिस्ट नहीं करते। जब तक ईरानी वहाँ पहुँचे होंगे उससे पहले वो ऑपरेशन कंप्लीट हो गया था और ये तमाम चीज़ें हुई थी। लेकिन जैली फिश की कहानी क्या है? तो जैली फिश की कहानी ये है कि अगर वो ज़मीन पर उसको नहीं मॉनिटर कर रहे थे तो वो आसमान पर करते हैं। और ये कैसी टेक्नोलॉजी जो है वो है कि या तो आप कहिए कि अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ उनके ऊपर, मतलब फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बोलेंगे कि उनके ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और उन्होंने एक जैली फिश का मुकाबला किया हवा के अंदर। F-16 डर गया उससे और F-16 के ऊपर चिमट गया वो और F-16 को उसने गिरा दिया। ये हो सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि मैं आपको बताऊं कि जो जैली फिश की वो कहानी कर रहा है, जो बता रहा है, वो एक लंबी कहानी है। मैं इस कहानी में नहीं पढ़ूंगा, मगर जो पायलट ने जिस सलाहियत का जिक्र किया है ना, एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, सवाल ये पता होता है। दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो जैली फिश की तरह रिएक्ट करे या सीक्वेंस में रिएक्ट करे, या आप कहिएगा कि 100-150 जो वो हैं ड्रोन, वो एक ही रिमोट से ऑपरेट करें बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर। इस तरह ये शिकायत बता रहा है कि जी वो बिल्कुल एक जैसे जाल बना के मेरे पास आए थे वो। तो क्या ये करता भी है? तो इसको टेक्निकल ज़बान में कहते हैं 1 to many, ठीक है ना, 1 to many मैश नेटवर्किंग। ये टेक्नोलॉजी नंबर 1 मौजूद है, ठीक है। आमतौर पर ये जो नेटवर्किंग है ये बैक वक्त मुतादद ड्रोन्स को कंट्रोल करती है। एक रिमोट जो है वो 100, 150, 50 डिपेंड करता है कि वो रिपोर्ट करती है। और अगर आज की तारीख की बात करें तो रशिया और चीन के पास सिर्फ ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क हैं, 2 ही मुल्क हैं, एक है रूस और एक है चीन, जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है। तीसरा कोई मुल्क है नहीं। यहां पर फिर 2 बातें होती हैं। या तो मैंने कहा शुरू में बात मान लीजिए कि भाई अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ और उन्होंने F-16 को गिरा दिया। दूसरी बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है और रूस और चीन के पास है। और ईरान का रूस और चीन से ताल्लुक कितना गहरा था इस दरमियान में, तो वो आप बेहतर समझ सकते हैं। क्या रूस ने दिया होगा या चीन ने दिया होगा? तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर ऐसा हुआ है तो फिर मतलब ये हुआ कि ये द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी इन एयर आप फेस कर सकते हैं अगर कोई जहाज़ वहाँ पर आता है। मतलब ये हुआ कि अगर आप F-15 में हैं या आप F-35 में हैं, अगर आपका वास्ता आसमान में जाल से पड़ता है तो आप मछली कितनी भी काम की हो, कितनी भी तेज़ हो, आप जाल में फंस सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो उन्होंने शो की है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। सूरत हाल आपके सामने मैंने रख दी है, यानी कि जो ईरान था ना वो प्रोटेक्टेड था, कहने का मतलब ये है। और इसीलिए अगर आप देखें तो आज मैं देखता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी बात मेरी समझ में तो नहीं आ रही है। आपको अगर समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा। कहता है ईरान तबाही के दहाने पर था और हमें हर चीज़ देने के लिए तैयार था। ये वक्त पता नहीं किस टाइम की बात कर रहा है, मेरे इल्म में नहीं है कि ईरान तबाही के दहाने पे कब आया था और वो कब इस पोजीशन में था कि जब उसने कहा सब कुछ मुझसे ले लीजिए। सब कुछ मुझसे ले लीजिए का मतलब होता है कि आप हमसे गवर्नमेंट ले लीजिए। सब कुछ का मतलब ये होता है कि आप कब्जा फरमाइए। जिस तरह आपने इराक में कब्जा फरमाया, ठीक है ना, जिस तरह आपने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया, उस तरह कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो ईरान था उसकी स्ट्रैटेजी चेंज थी, फ़र्क थी, और उस फ़र्क को हम नहीं समझ सके, हम वहाँ पर फंस गए। ये किस पैराहे में बात कर रहा है? ये जान छुड़ाने की बात कर रहा है। यानी कि कह रहा है कि मैं जंग जीतने वाला था, वो तबाही के दीवान पर खड़ा था और मैं हर बात मनवाने ही वाला था कि सेनेट ने बिल पास कर दिया 48 के मुकाबले में 50 वोटों का, और मैं वहाँ पर जो है हार गया। डेमोक्रेट ने भी दे दिया, सब ने दे दिया, मैं पीछे रह गया। तो मैं तो जीतने वाला था, लेकिन अगर मैं नहीं जीता, अगर मैं अपनी बातें नहीं मनवा सका, तो बिकॉज ऑफ दिस वोटिंग जो आज हुई है वोटिंग, ठीक है ना। ओ भाई,
आज की वोटिंग हुई है, आप पीछे से मुज़ाकरात करते हुए आ रहे हो, और मुज़ाकरात का मतलब क्या होता है? अगर इस टाइम आपको ईरान से डील करनी पड़ रही है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब जानने के लिए हम ईरान से पूछते हैं। तो यहाँ पर सवाल आता है कि इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त अमेरिका की शिकस्त है, शिकस्त का ऐलान है, ठीक है ना। जब आप किसी मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करते हो तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जीत जाते हो। जब आप उस मुल्क के साथ डील करते हो तो आप हार जाते हो। ये दो फार्मूले दुनिया को पता है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो है या कब्ज़ा करता है या फिर वो मुफाहमत करता है। तो आप अगर मुफाहमत कर रहे हो तो मतलब ये हुआ कि आप उस मुल्क से, चूँकि आप उसके अंदर ना घुस सके, ना आप उसकी कोई बात मनवा सके, ना आप ना हुर्मुज़ आप खुलवा सके, ना आप कुछ और कर सके, तो मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ईरान की बात के अंदर वज़न तो नज़र आ रहा है। बाकी जो आप बेहतर समझते हैं आप भी इसके अंदर बात कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस दरमियान में एक बात मैं खबर दे दूँ, और वो ये है कि एक इदारा है IAEA का, जिसका ये काम है कि अगर कहीं पर भी प्रेसिडेंटेड कोई एक्टिविटी हो रही है या एटमिक अनअनाउंस्ड कोई एक्टिविटी हो रही है, तो उसको IAEA मॉनिटर करता है कि कहीं यहाँ कोई एटम बंद तो नहीं रहा, कहीं यूरेनियम इनरिच तो नहीं हो रही, वगैरह वगैरह वगैरह, जो कुछ आप कहिएगा इस हवाले से वो बात करता है। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि ईरान के जौहरी मराकज़ का मुआयना होकर रहेगा, यानी कि होकर रहेगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं। IAEA सरबराह का दो टोक ऐलान, तो होकर रहेगा तो वो तो आपने करना ही करना है, क्योंकि आपके पास आपको हुक्म मिला हुआ है। तो जब हुक्म मिला हो तो आप करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि होना भी चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ईरान का जो IAEA का जो जौहरी मराकज़ दौरा है वो उसे करना भी चाहिए, बट एट द सेम टाइम इंसाफ का तकाजा ये है कि वो दौरा ख़त्म करने के बाद आपको इसराइल जाना चाहिए और उसका भी एटमिक जो मराकज़ हैं उस पर दौरा करना चाहिए। आपको मालूम, अब तो हमारे ज़बानों पर है, आप जानते हैं कि उनके कहाँ कहाँ पर प्लांट्स हैं, कहाँ कहाँ पर मामलात हैं, ठीक है ना। ज़ेरे ज़मीन क्या है, ज़मीन के ऊपर क्या है, सब आपको मालूम है। बाकी पाकिस्तान ने और कतर ने कहा है कि एक हॉटलाइन की ज़रूरत है बिटवीन अमेरिका एंड ईरान के। ये बहुत ज़रूरी है कि वो हॉटलाइन जो है वो कायम की जाए, और बातचीत होगी तो लड़ाई नहीं होगी। इस टाइम बातचीत होती नहीं है ना, बातचीत का सिस्टम ही नहीं है। और यहाँ पर ईरान ने कहा है कि हम किसी किस्म का भी अपने डिफेंस डिटरेंस के ऊपर कभी भी हम गिव अप नहीं करेंगे, और ये चीज़ जो है वो हमारे लिए बहुत काम की है। वो काम की क्यों बोल रहे हैं, उन्होंने जुमला कहा क्या है, मैं आपके सामने वो जुमला रख देता हूँ। तो उसकी वजह ये है कि जो सदर हैं ईरान के, वो कहते हैं कि अगर हम अपनी डिटरेंस नहीं शो करते या हम ये तमाम मामलात नहीं करते तो हमको गज़ा बना दिया जाता। अब गज़ा क्यों बना, गज़ा क्यों बना, गज़ा पे कब्ज़ा क्यों हुआ, तो वो आप बेहतर समझ सकते हैं कि वहाँ पर सूरत हाल क्या बनी। उनके पास डिफेंस नहीं था, वो डिटरेंस नहीं कर सके, वो अपने आप को इस अजाब से नहीं बचा सके। तो जब उनके पास डिफेंस नहीं था तो गज़ा के 70% हिस्से पे कब्ज़ा हो गया, और ईरान के पास डिटरेंस थी, उसने अपना रिटेलिएट किया, जिसकी वजह से वो महफूज रहा। तो इस पर कोई बात नहीं हो सकती कि आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल क्यों हैं, आपके पास फ़लाँ चीज़ क्यों है, क्योंकि अमेरिका बोलता है कि जितने भी लीथल हथियार हों वो अगर आपके पास होते हैं तो उसके बड़े फ़ायदे होते हैं, और आपको दुश्मन डरता है आपसे। बहरहाल इस टाइम जो इसराइल है उसकी सूरत हाल आपके सामने अगर मैं रखूँ तो, बल्कि मैं अपने अल्फाजों में नहीं कहता, साबिक जो नफ्ताली बेंट है वज़ीर आज़म ऑफ इसराइल, वो कहते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इसराइल द ब्रांड इसराइल इज़ अ नेट नेगेटिव इन द यूनाइटेड स्टेट। दैट्स डिज़ास्टर, इट्स डिज़ास्टर, ठीक है ना। तबाही और बर्बादी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। यानी कि ये जो आपको, अगर आप इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट देखें ना उसकी USA की, तो वहाँ पर वज़ीर आज़म सदर और नायब सदर जो हैं उन दोनों के अंदर आप एक लड़ाई देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की लाइन जो है वो इसराइल वाली है, और जो नायब सदर हैं उनकी जो JD वैंस, उनकी जो लाइन है वो न्यूट्रल लाइन है। और वो कह रहे हैं कि सिवाय डोनाल्ड ट्रंप के इस टाइम कोई भी इसराइल के हक़ में नहीं है। और यही बात नफ्ताली बैंड कह रहे हैं कि हमारा जो ब्रांड है दुनिया भर में रुस्वा है, दुनिया भर में गंदा है, हम कहीं पर भी कामयाब नहीं है। यानी कि अगर आप देखें ना, जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो कह रही है कि बच्चों को आप जो मार रहे हैं ये क्लियर कट, यानी कि कहते हैं क्लियर कट ये वो है, गज़ा में बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाना नस्ल कुशी का हिस्सा है। अक़वाम मुत्तहिदा की तहक़ीक़ाती कमेटी, अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है कि जो आप बच्चों को जानबूझ के मार रहे हो, टारगेट करके मार रहे हो, ये नस्ल कशी है, ठीक है ना, जेनोसाइड है। जब ये लफ्ज़ आप अदा करने देते नहीं हो, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ें इसी तरीके से हो रही हैं। अब एक और रेड लाइन है ईरान की, एक रेड लाइन है, दैट इज़ लेबनान। और लेबनान के हवाले से अब हम सुन रहे हैं कि जनूबी लेबनान के बाज़
ठीक है ना। अब लफ्ज़ देखें कितना अच्छा होता है ना, बाज़, ठीक है ना, नॉट सारे नहीं, बाज़ लाके लबनानी फ़ौज के हवाले कर देंगे। अब लबनानी फ़ौज जो है ना वो समझ लें कि वो नहीं है। लबनानी फ़ौज का मतलब ये होता है कि प्रो इसराइली फ़ौज, ठीक है ना, हमारी फ़ौज, बी टीम कहते हैं ना, अब उसको बी टीम। तो इसराइल की जो अंडर 19 टीम है वो लबनान की सरकारी फ़ौज है, उसको हवाले कर देंगे और बाज़ इलाकों में हम बैठेंगे। तो बात सूरत हाल ये है कि ये रेड लाइन जो है अगर ये डिस्टर्ब होती है तो क्या हम ईरान का और अमेरिका का मुआहिदा चलते हुए देखेंगे? क्या हम ईरान को इसका जवाब इसराइल के ऊपर बमबारी की सूरत में देखेंगे? तो क्या हम अमेरिका को ईरान के ऊपर दोबारा हमला करते हुए देखेंगे? वहाँ तो सेनेट ने पाबंदी लगा दी है, अमेरिका अटैक नहीं कर सकता ईरान के ऊपर, तो क्या ईरान अटैक करेगा इसराइल के ऊपर? तो क्या इसराइल को और ईरान को हम 1 to 1 जंग करते हुए देखेंगे लबनान के ऊपर? ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तो वक्त ही बताएंगी और मैं आपके साथ रहूँगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।